अमेरिकी सेना एक बार फिर उस दलदल में उतर चुकी है जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं है। वियतनाम की तर्ज पर ईरान ने जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे जो मिसाइल सिटी और भूमिगत सुरंगों का साम्राज्य खड़ा किया है, उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अरब देशों में लगातार हो रहे काउंटर अटैक और करोड़ों के अमेरिकी ड्रोन धराशायी होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सुपर पावर अमेरिका के लिए ईरान दूसरा वियतनाम साबित होने वाला है। इस बार दायरा सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं है, बल्कि तबरीज, खुर्रमाबाद, चाबहार और बंदर इमाम खोमैनी जैसे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शहर भी धमाकों से दहल उठे। वो है ईरान का सुरंग नेटवर्क, जिसे वो मिसाइल सिटी नेटवर्क कहता है। ये ठीक उसी तरह का नेटवर्क है जो 61 साल पहले वियतनाम ने अमेरिका को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया था। वियतनाम के सुरंग नेटवर्क का नाम कूची था। ईरान इन्हीं सुरंगों से हमले करता है, जबकि वियतनाम के सैनिक हमले करके ऐसी सुरंगों में छिप जाते थे। ईरान इन सुरंगों में हथियार मिसाइलें सुरक्षित रखता है, जबकि वियतनाम ने भी गोला बारूद रसद छिपा कर रखी थी। ईरान और वियतनाम की सुरंगें इंटरकनेक्टेड थी, कई जगहों पर निकास द्वार थे। और ईरान ने ऐसा सुरंगों का जाल बिछाया है जो अमेरिका के ऑपरेशन रोलिंग थंडर सेकंड के लिए काल साबित हो सकता है। ईरान के टनल नेटवर्क को समझिए। जाग्रोस, अल्बर्ज, मकरान की पहाड़ियों के नीचे ऐसे सुरंगों के प्रवेश द्वार बनाए गए। इन सुरंगों की गहराई 500 मीटर तक होती है और चौड़ाई 10 से 15 मीटर तक, जबकि ऊंचाई 10 से 12 मीटर तक है, जिससे मिसाइल और दूसरे हथियार ले जाए जा सके। इन सुरंगों में कई ठिकाने बनाए गए। 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए गए। इसके अलावा इतने ही भूमिगत ड्रोन हैंगर सीक्रेटली बनाए गए। साथ ही ईरान ने हथियारों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। इन्हीं सुरंगों में कई जगह ईंधन और गोला बारूद भंडार भी है। ऑक्सीजन और रोशनी के लिए बिजली और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए। साथ ही हथियारों और वाहनों के लिए रखरखाव और मरम्मत एरिया भी बनाया गया है। इसके अलावा सुरंग से ही हमले के लिए कई साइलो यानी मिसाइल शाफ्ट बनाए गए। ये सभी सुरंगें इंटरकनेक्टेड सुरंग नेटवर्क से जुड़ी हैं। ये टनल होर्मुज के पास पड़ने वाले आइलैंड से भी कनेक्ट होती हैं। ईरान में कई जगहों पर खुफिया निकास द्वार बनाया गया है, यानी सुरंगों से जमीन पर भी निकल सकते हैं। और फारस की खाड़ी से लेकर स्टेट ऑफ होर्मुज तक में समुद्री निकास बनाया गया है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिससे वो अरब देशों पर हमले कर रहा है, जबकि वियतनाम के कूची सुरंगों से 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। वियतनाम के बाद सोवियत संघ से मिली सैम मिसाइलें थी, उनसे F4 फैंटम, F105 मार गिराए गए थे, जबकि ईरान के पास कहीं ज्यादा मिसाइलें हैं। इसी वजह से वो अमेरिका और उसके मित्र देशों को कई बार दहला सकता है। और होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी जारी है। इसके लिए द्वीपों पर खुफिया अड्डे बनाए गए हैं। इन ठिकानों का सीधा कनेक्शन बंदर अब्बास पोर्ट से किया गया है, जो समंदर के नीचे सुरंग से सीधे जुड़े हुए हैं। इसी सीक्रेट रास्ते से द्वीपों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये द्वीप हैं होर्मुज, केश्म, लराक, बड़ा तुम और छोटा तुम, जहां से ईरान हमले भी कर रहा है। होर्मुज में निगरानी भी रख रहा है, साथ ही अमेरिका के हमलों को नाकाम भी कर रहा है। खामनेई की मौत के बाद 9 मार्च को मुस्तफा ईरान के सुप्रीम लीडर बने। तब से अब तक मुस्तफा कई संदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बेहद डरावने वाली। दावा है कि मुस्तफा ईरान छोड़ चुके हैं और ईरान का शासन IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथों में। वाहिदी के पास हर तरह के ऑपरेशन की खुली छूट है। शक है कि अब IRGC ने ऐसा डर्टी प्लान तैयार किया है जो खाड़ी देशों की बर्बादी और अमेरिका की हार की गारंटी होगा। क्या है ये प्लान और क्या वाकई ईरान का शासन इस वक्त वाहिदी चला रहे हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। The victor will never be asked if he told the truth. विजेता से कभी नहीं पूछा जाता कि क्या उसने सच बोला था। पहला दावा है कि ईरान का शासन मुश्तबा खामनेई नहीं, बल्कि IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथ में है। दूसरी आशंका है कि ईरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत डर्टी बम ब्लास्ट कर सकता है। मुश्तबा खामनेई ईरान में नहीं है। उनके नाम से जारी संदेश अहमद वाहिदी ने लिखे हैं। सत्ता की पूरी व्यवस्था IRGC के हाथ में है। दावा यह भी है कि ईरान के नेतृत्व में बड़े मतभेद मौजूद हैं। ये मतभेद IRGC के अस्तित्व के लिए खतरा है। और मुस्तफा खामनेई ईरान में नहीं है और शासन की बागडोर फिलहाल IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथों में। यह अफवाह है या सच, कोई नहीं जानता, लेकिन इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला, इन अफवाहों के पीछे इजराइल का छल हो सकता है, तो दूसरा ये ईरान की मजबूरी भी हो सकती है।
संभव है कि इजरायली खुफिया तंत्र जानबूझकर इन अफवाहों को हवा दे रहा है ताकि IRGC और शासन में दरार पैदा हो जाए, दोनों के बीच फूट पड़ जाए, या फिर मजबूरी में अप्रत्यक्ष तौर पर शासन वाहिदी के हाथों में सौंपा गया हो। मुस्तबा सुरक्षा कारणों से किसी सीक्रेट और सुरक्षित बंकर में छिपे हो सकते हैं, जहां उनसे वाहिदी के अलावा किसी को मिलने की इजाजत ना हो। अगर ये सिर्फ इजराइल का छल है तो इसके केंद्र में IRGC के अंदर विद्रोह भड़काने का षड्यंत्र शामिल हो सकता है, और अगर सच है तो ये ईरान की मजबूरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मुस्तबा अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे वो फैसले लेने की हालत में नहीं है, और IRGC ही ईरान का प्रशासन चला रही है, या फिर इजराइल ऐसी अफवाहें फैलाकर मुस्तबा को उकसाने की कोशिश में है ताकि वो सार्वजनिक तौर पर सामने आए और उनकी लोकेशन मोसाद को मिल सके। और डर है कि ईरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है और इसका आरोप अमेरिका पर आएगा। माना जा रहा है कि ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल फारस की खाड़ी के आसपास ईरानी तटीय इलाकों में कर सकता है। ये ब्लास्ट भले ईरानी तट के आसपास होगा, लेकिन इसका असर कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और UAE तक होगा। ईरान तट के पास हिस्से में डर्टी बॉम्ब का विस्फोट कर सकता है जहां ज्यादा आबादी ना हो, ना ही कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद हो। इससे आसपास की हवा रेडियो एक्टिव हो जाएगी। ये हमले तट के बेहद करीब हो सकते हैं। ऐसे में पानी में रेडिएशन फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस डर से खाड़ी देशों को अपने डिसैलिनेशन प्लांट बंद करने पड़ेंगे, और इस पूरी बर्बादी का आरोप अमेरिका पर लगेगा, क्योंकि यहां 9 दिनों से अमेरिका के हमले जारी। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर चुका है, और ऐसे में ईरान को इन आरोपों को साबित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का प्रतिशोध जारी है। अमेरिका जॉर्डन को लेकर सतर्क था, लेकिन ईरान ने अचानक सीरिया में एक अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया। सीरिया के अल तन्फ इलाके में अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पर हमला किया गया। अमेरिका ने बीती रात कुवैत से हाइमार्स से हमले किए थे, इसलिए ईरान ने यहां भी प्रहार किया। जॉर्डन में लगातार हमलों के बाद इजराइल की आर्मी भी सतर्क है। इजराइल की सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक जॉर्डन में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अब इजरायली सेना को भी ईरान पर हमले की मंजूरी दे सकते हैं। कुवैत में सोमवार सुबह 32 ड्रोन गिराए गए। कुवैत में कुछ जगहों पर धमाके भी हुए हैं। कुवैत में एक बिजली स्टेशन नष्ट हो चुका है। कुवैत में पानी साफ करने का प्लांट भी टारगेट बना। जॉर्डन में 3 मिसाइलों को नष्ट किया गया। ईरान की एक मिसाइल जॉर्डन के वीरान इलाके में गिरी। और अमेरिका के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सोमवार को जॉर्डन के एयरबेस से ही एक और सैनिक का शव मिला। इस तरह जॉर्डन में ईरानी हमले में मरने वालों की संख्या 3 हो गई। जॉर्डन में ईरानी हमले में कई विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इराक में ईरानी हमले के दौरान एक ड्रोन गिरा था। इसमें नियंत्रित तरीके से धमाका कराने के दौरान ब्लास्ट हो गया। अचानक धमाके की वजह से इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। इराक की बेस पर अमेरिका के बम स्क्वाड का जवान मारा गया है। ईरान के ड्रोन में अचानक धमाका हुआ था, जिसकी वजह से सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। जॉर्डन में 15 अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। ईरान मिशन में अब तक कुल 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कुवैत और बहरीन में भी सैनिक जख्मी हो रहे हैं। कुवैत, बहरीन में भी अमेरिका के कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। 3 सैनिकों की मौत के बाद से ट्रंप गुस्से में है। ट्रंप ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं। इजराइल की मदद से बड़ा हमला हो सकता है। रविवार को इजराइल के इलाके पर मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सीमा के 2 किलोमीटर की दूरी तक धमाके हुए। इजराइल ने ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। और जॉर्डन में लगातार हमले के बाद इजराइल भी अलर्ट है। यहां अकाबा के एयरपोर्ट पर हमले के दौरान अमेरिका के C-17 कार्गो विमान को नुकसान हुआ है। एक P-8 पोसाइडन विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। जॉर्डन में इजरायली सीमा के करीब ब्लास्ट हो रहे हैं। अकाबा इजराइल के इलाके से बेहद नजदीक है। जॉर्डन में भारी तबाही के बाद यहां से विमानों को इजराइल शिफ्ट किया जा रहा है। अमेरिका के कई विमानों की लैंडिंग इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुई है। अब अमेरिकी विमान इजराइल की सुरक्षा में रखे गए। यूएस ने इजराइल से विमानों को सुरक्षित रखने के लिए मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत, बहरीन, इराक, सीरिया, यूएई, जॉर्डन और इजराइल ऐसे ठिकाने हैं जहां ईरान को जबरदस्त हमला करने का आदेश सुप्रीम लीडर की तरफ से दिया गया है। ईरान को लगता है कि इन देशों से बेस खत्म करने पर ही अमेरिका घुटने टेक सकता है। और रूस यूक्रेन की जंग अब नई दिशा की तरफ मुड़ चुकी है। हमलों की गति बता रही है कि रूस और यूक्रेन के मकसद बदल चुके हैं। यूक्रेन
का काम मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को भस्म करना हो गया यूक्रेन का मकसद, तो पुतिन का अब सिर्फ एक ही मकसद है, संपूर्ण यूक्रेन का बारूदी विनाश। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की क्षमता अब भी कम है, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने जो रणनीति अपनाई है उसमें यूक्रेन को बढ़त मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आखिर क्या है यूक्रेन की वो घातक रणनीति, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अपने खजाने और हथियारों को जलता देख पुतिन के सब्र का बांध टूटा तो यूक्रेन पर मिडनाइट प्रहार से आग का दरिया दहक उठा। कीव से लेकर खार्किव और ज़ेपोरिज़िया तक रूसी मिसाइलों ने आम नागरिकों और इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। इसमें पहला है संसाधनों पर प्रहार, जिसमें रूसी तेल डिपो, रिफाइनरी और डिफेंस इंडस्ट्री जलेंगी। दूसरा है समंदर में नाकाबंदी, जिसमें काला सागर, अजोव सागर में व्यापारिक रूट ठप होगा। तीसरा है टैंकरों का शिकार, जिसमें कच्चा और रिफाइंड तेल ले जाने वाली शैडो फ्लीट पर हमले होंगे। और चौथा है सप्लाई लाइन की तबाही, जिसमें फ्रंट लाइन तक जाने वाले गोला बारूद और रसद के रास्तों को काटा जाएगा। उसके हर हमले का जवाब दे रहे हैं। इस युद्ध को तभी समाप्त किया जा सकता है जब कसूरवार रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। हमने मॉस्को में तेल डिपो और काला सागर में 6 जहाजों को निशाना बनाया है। रूस को नुकसान पहुंचाने वाले कदम के तहत यूक्रेन ने कर्ज फेरी क्रॉसिंग तबाह कर दी, जिससे क्रीमिया को रसद पहुंचाने वाला मुख्य मार्ग ठप हो गया। 5 में से 4 फेरियां नष्ट कर दी। ये SKS-1, मारिया और लावरेंतिये जहाजों के पर खचे उड़ा दिए। सैन्य रसद को भी झटका दे दिया। रूसी सेना को 80% रसद पहुंचाने वाली फेरियां राख हो गईं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी है। ट्रंप ने भी नाकाबंदी का घेरा सख्त कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए चक्रव्यूह तो रच दिया है, लेकिन अमेरिका खुद भी इस चक्रव्यूह के घेरे में महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने के संकेत दे रही है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और आने वाले समय में महंगाई ही ट्रंप सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। क्या ये ट्रंप के इस दांव का असर उल्टा हो सकता है? आइए आपको अब इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। रूस की पहरेदारी के लिए अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन फिन तैनात किया है। अमेरिकी नाकाबंदी का मकसद हर उस जहाज को रोकना या जब्त करना है जो ईरान के बंदरगाहों से आवाजाही कर रहा है। इसी नाकेबंदी के तहत अमेरिकी वॉरशिप ने 6 कार्गो शिप को रोक दिया है और रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में 20 से ज्यादा वॉरशिप और कई सैन्य विमान तैनात कर रखे हैं। हॉर्मुज की निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की इस नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद से तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा का उछाल आया है। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से 2027 का कोला यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट बढ़कर लगभग 3.8% तक पहुंच सकता है, जो पिछले 10 सालों में तीसरी सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी होगी। 1983 के बाद से अमेरिका का ऑयल रिजर्व सबसे निचले स्तर पर है, जिससे इस बार कीमतों को काबू करना ट्रंप सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। जब तेल की कीमतें बेकाबू होती हैं, तो 2 चीजें एक साथ होती हैं, भीषण महंगाई और आर्थिक विकास दर यानी GDP में भारी गिरावट। इसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जो किसी भी सामान्य मंदी से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले तेल का 75% हिस्सा एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है। अगर ट्रंप और ईरान के इस टकराव में हॉर्मुज रूट पूरी तरह ठप हो गया, तो इन बड़े देशों की औद्योगिक रफ्तार थम जाएगी। तरफ अमेरिकी ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है, तो वह ईरान के भीतर भी एक तलाश चल रही है। ईरान की तमाम एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बारे में जानकारी किसने लीक की थी। विदेश मंत्री आरागची का दावा है कि अमेरिका या इजराइल का कोई जासूस ईरान में बड़े पद पर मौजूद है और वो अभी भी ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंत की कहानी में ताकत, प्लानिंग और खुफिया जानकारी का गजब तालमेल नजर आता है कि हमलावरों को पूर्व सुप्रीम लीडर की रोजाना की दिनचर्या पता थी और उन्होंने उसी हिसाब से उस इलाके को निशाना बनाया कि खामनेई के किसी करीबी ने जानकारी लीक की है। मीटिंग में शामिल होने वाले भी इनपुट दे सकते हैं। अमेरिका को जानकारी देने वाला सीनियर पद पर है। मेरी राय में अहम बात यह है कि दुश्मन को इन बैठकों के बारे में पता था और इसकी वजह शायद वो सुरक्षा खामी है जो शायद अभी भी मौजूद है।
और जिसे सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सुरक्षा खामी न सिर्फ घुसपैठ करने और जानकारी हासिल करने में सक्रिय है, बल्कि फैसलों को दिशा देने और हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल को प्रभावित करने में भी भूमिका निभा रही है। 2021 में मोसाद के नए नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ईरानी खुफिया एजेंसी में 20 से अधिक मोसाद एजेंट मौजूद थे। ईरान के कई एजेंट डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।